नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसी मांग आयोग के सामने रखी गई है जिसका असर जो है सीधा असर कहिए लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की जेब जो है उस पर पड़ सकता है। मामला सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पेंशन, महंगाई भत्ता और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जो है बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मांग रख दी गई जिसे अगर जो है मंजूरी मिलती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स की आर्थिक तस्वीर जो है वही बदल सकती है। क्या 8वें वेतन आयोग में इस बार उम्मीद से कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और क्या सरकार इन मांगों पर मुहर लगाएगी? तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग के सामने कौन सी बड़ी डिमांड रख दी है, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एफएमसीजी कंपनियां सितंबर तिमाही में बिस्किट, साबुन और तेल जैसे रोजमर्रा के सामान के दामों में क्यों बढ़ोतरी करेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में मारुति सुजुकी के बड़े प्लान को आसान भाषा में जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। प्रवीण सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि एक नई डिमांड सामने आई है सर। पेंशनर समाज, जिसको कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक पेंशनर्स के जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, छोटा समाज नहीं है, उन्होंने जो है बड़ी डिमांड्स रखी है। और डिमांड्स को अगर हम लोग जो है न्यूज़ रूम में ऑफ द रिकॉर्ड अगर डिकोड भी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो हूबहू एनसीजेसीएम के कुछ डिमांड से जो है परतक खाता हुआ दिखता है। जैसे कि अगर फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहा जाए सर, 3.833 के आसपास है। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़मर्रा के जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उससे अलग क्या डिफरेंस है बॉस, एनसीजेसीएम के डिमांड्स में और भारत पेंशनर समाज के जो है डिमांड्स, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, डिससिमिलैरिटी? ओवर टू यू। नहीं, देखिए 7 अगस्त को जो दिल्ली में बैठक हुई 8th पे कमीशन के साथ, जो तमाम संगठनों की बैठकें हुई, जिन लोगों ने मेमोरेंडम जमा करा दी, उसमें भारत पेंशनर समाज भी एक संगठन शामिल था जिन्होंने मुलाकात की 8th पे कमीशन के साथ। और विशाल, समझने वाली बात बड़ी ये है कि जिस तरह से जो कर्मचारियों के संगठन हैं, जो सेवारत कर्मचारी हैं, वो जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि साहब 18,000 की जो बेसिक जो सैलरी है, जो मिनिमम सैलरी है, उसको सीधा बढ़ाकर 69,000 कर दिया जाए, 72,000 कर दिया जाए। इस तरह की जो डिमांड्स हैं, 3 गुना 3.5 गुना जो बेसिक सैलरी को बढ़ाने की बात है, मिनिमम सैलरी को बढ़ाने की बात है। अब एक बड़ा ट्विस्ट आया है जो भारत पेंशनर समाज ने जो रखी है मांग अपनी, उसके हिसाब से जो सैलरी को कर्मचारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 3 गुना 4 गुना तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारत पेंशनर समाज ने मांग की कि साहब पेंशन जो है उसमें 5 गुने का सीधा इजाफा किया जाए। अभी जो है 9,000 रुपये की मिनिमम पेंशन जो है वो पक्की मिलती है किसी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो रिटायर्ड हैं, 45,000 मिलेगा। अब उन्होंने डिमांड की है कि इसको सीधा बढ़ाया जाए 5 गुना और इसको मिनिमम 45,000 रुपये कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की डिमांड्स जो है वो कर्मचारी संगठन रख रहे थे कर्मचारियों के लिए, अब पेंशनर्स ने अपनी तरफ से एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है कि साहब न सिर्फ आप सैलरी बढ़ाओ, और सैलरी बढ़ाने में तो उन्होंने कहा कि साहब 3.833 की जो डिमांड है एनसीजेसीएम की, वो जायज़ डिमांड है। सैलरी मिनिमम जो है 69,000 रुपये किसी भी कर्मचारी को मिलनी चाहिए, लेकिन पेंशन जो है उसकी भी शुरुआत 9,000 रुपये का जो मिनिमम का जो शुरुआत का ब्रैकेट है उसको तोड़ा जाए, इसको सीधा उठाकर 45,000 रुपये किया जाए। अपने आप में ये बहुत बड़ी डिमांड है। सरकार अगर ये मानती है तो न सिर्फ केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं विशाल, ये सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, जो EPS 95 या EPS 2026 के तहत ज़्यादा पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो सब अपनी डिमांड को भी अब नए सिरे से बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन सर, इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि 9,000 को 45,000 कर दो, 18,000 को 69,000 कर दो? नहीं, देखिए, अब चूंकि सैलरी रिवीजन का, सैलरी स्ट्रक्चर को पूरे बदलने का, भत्तों का सब बदलने की, फैमिली यूनिट को सबको बदलने की डिमांड चल रही है, तो अब इस सिलसिले में जो पेंशनर्स हैं उन्होंने भी अपनी डिमांड बढ़ा दी है और 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया गया है। रिपोर्ट अगले साल, ऐसा माना जा रहा है कि मध्य तक 2027 के मध्य तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, हो सकता है लागू भी हो जाए। तो जब 10 महीने तो पूरा हो गए सर, 8 महीने और बाकी। बिल्कुल, तो जब सब अपनी तरफ से लंबी चौड़ी डिमांड्स रख रहे हैं तो इन्होंने भी एक बड़ी डिमांड रख दी है। एक और जो बड़ी मांग है कि साहब हर तिमाही जो है वो जो DR है, या DA कह लीजिए या DR कह लीजिए, उसको जो है वो
करा जाए, मतलब उसमें परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए। अभी जो साल में 2 बार सरकार डीए देती है, एक जनवरी में और एक फिर जुलाई में, उसकी जगह हर क्वार्टर में दिया जाए, उसमें इन्फ्लेशन को प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया जाए। तो ये एक बड़ी डिमांड है। एक और जो बड़ी डिमांड है, जो सैलरीड लोग हैं उनसे अलग है, कि जैसे ही जो डीआर है वो 25% पे पहुंचे, उसको मिनिमम पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। तो पेंशनर्स ने अपनी तरफ से बड़ी मतलब गौर करने वाली डिमांड विशाल यहाँ पे रखी है। चलिए सर, परिवार वाली जो यूनिट है, फैमिली यूनिट, उसको भी बदलने का सुझाव दिया गया है। कहा गया है कि अभी जो है फैमिली यूनिट जो है 3 के आसपास है, उसको जो है 5.2 किया जाए, और उसका कैलकुलेशन का भी उन्होंने तरीका बताया है। कर्मचारी को वो 1 यूनिट मान रहे हैं, पति या पत्नी को 1 यूनिट, और पहला बच्चा 0.8 यूनिट, दूसरा बच्चा 0.8 यूनिट, और पहला माता पिता जो है उसको 0.8, और दूसरे माता पिता यानी जो है माँ को या बाप को 0.8%। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए सर तो 5.2, तो इसमें भी बढ़ोतरी है सर। 5 तक की सुन रहे थे, लेकिन 5.2 का मानना, और ये कहीं ना कहीं, अगर देखिए मैं तमाम रिपोर्ट्स को डिकोड कर रहा था, फैमिली यूनिट में अगर बढ़ोतरी होती है, इसका सीधा इम्पैक्ट फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा, और फिटमेंट फैक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो सीधे सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। इस पर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहिए? बिल्कुल। और देखिए, फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग, आप जितने संगठनों की डिमांड्स को देख लीजिए, उन सब संगठनों ने एक सुर से बात की है कि साहब आप जो है महिला को पॉइंटेड कैसे रख सकते हैं, या इक्वालिटी की भी बात वहाँ पे आई, और फैमिली यूनिट को बढ़ाने की भी बात आई कि साहब जो हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाना, उनको शामिल किया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो खर्च उनके ऊपर है उसको भी शामिल यहाँ किया जा सके। तो वो तमाम संगठनों की डिमांड है, और हो सकता है जब 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशें थे तो शायद इन चीज़ों को उसमें शामिल भी किया जाए। लेकिन सर एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पेंशनर्स इतने लामबंद क्यों हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर आंकड़ों में भी देखा जाए तो कर्मचारी जो है, जो सैलरीड हैं, वो अभी 50 लाख या 58 लाख के आसपास हैं, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी वर्ग है वो 69 लाख के आसपास है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये केंद्र सरकार की स्थिति है। राज्यों की बात की जाएगी तो वो भी कम्युनिटी में एक अच्छा नंबर आ जाएगा। ये लोग लगातार क्यों लामबंद हैं? 9,000 को 45,000 करने की बात है। इसको मैं ऐसे जोड़ूँ, EPS 95 वाला भी एंगल जोड़ सकते हैं, और तमाम देश की जो जनता है जो हमेशा चीख कर कह रही है कि मिनिमम पेंशन फॉर ऑल जैसी स्कीम लाए सरकार, इसके पीछे का कारण क्या है? बार बार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो आदमी जो है बेहतर जो है जीविकोपार्जन की वजह से जो है अच्छा जी खा पी रहा है, इस वजह से ये बड़ा कारण है कि भाई हमारा जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसको सुनिश्चित करे सरकार? विशाल, सबसे बड़ी वजह जो है वो देखिए है कि जो रहन सहन का खर्च है वो पिछले कुछ वर्षों में, अगर आप 10, 12, 15 साल को देखेंगे तो वो एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बच्चों के बाकी के खर्च हो, चाहे दैनिक आपका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके जो खर्च हो। फिर जैसे ही आप 60 को पार करते हैं, आपके मेडिकल खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं, दवाई के खर्चे लंबे चौड़े हो जाते हैं, और महंगाई मेडिकल की भी अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पेंशन है वो कई दफ़े बहुत सारे कर्मचारियों के लिए नाकाफ़ी बैठती है। परिवार चलाने के लिए फिर पता चलता है कि आपको दूसरा, आप रिटायर हो गए, उसके बावजूद आपको कमाई करने के तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं कि जिससे घर परिवार को चलाया जा सके। तो मुझे लगता है कि, और पेंशन देखिए, भारत के अगर आप 150 करोड़ की आबादी मान लीजिए, उसमें आप 60-70 करोड़ की आबादी ऐसी मान लीजिए जो कमा रही है और उसके आगे की उसमें है। इन सब लोगों के लिए पेंशन एक बड़ा मसला है, और ये मसला आगे चलकर और बड़ा बनेगा। चाहे प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, चाहे आप सरकारी सेक्टर को देख लीजिए। तो यहाँ पर भी जो आप बात कह रहे हैं कि 55 लाख के आसपास जो हैं वो सर्विसमैन हैं, और उसके बाद 69 लाख या 70 लाख के आसपास आपके रिटायर्ड लोग हैं। ये तादाद धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि भारत धीरे धीरे डेमोग्राफिक डिविडेंड से भी बाहर निकल रहा है, और पेंशन पाने वालों के लिए या पेंशनर्स की तादाद में जो है वो ज़्यादा इजाफा होगा। नई नौकरियां बन भी कम रही हैं, अगर आप सरकारी उसकी बात करेंगे परमानेंट। तो पेंशन को मैनेज करना भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा, और तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब आने वाले, अगर चीज़ों को ठीक तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में सरकारों के लिए पेंशन का जो बोझ है उठाना
वो ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। अब चलिए, भारत पेंशनर समाज क्या है ये भी हम समझ लेते हैं, जिन्होंने ये डिमांड उठाई है। देखिए, बीपीएस की जो स्थापना है वो जनवरी 1955 में हुई थी और ये संगठन पेंशनर से जुड़े मुद्दों को उठाता आया है। संगठन के अनुसार कहा जा रहा है कि करीब 245 पेंशनर्स जो हैं एसोसिएशन इससे जुड़ी हुई हैं। ये देश भर के करीब 10 लाख पेंशनर्स के हितों का जो है प्रतिनिधित्व करता आया है। तो संगठन पेंशन और पेंशनर से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने उठाता रहता है, इसलिए इनकी मांगों को जो है सरकार भी जो है बड़ा तवज्जो देगी, इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन अंतिम सवाल सर, इन तमाम डिमांड्स को जैसा आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में एफएनपीओ की डिमांड्स को देख लीजिए और तमाम जो 4 के फिटमेंट फैक्टर की हो, चाहे एनसीजेसीएम की हो, चाहे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की डिमांड हो, इन सब में क्या एक रूपता है, क्या इसकी फीजिबिलिटी है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, फीजिबिलिटी मुझे लगता है जिस तरह की डिमांड्स हैं, बहुत सारी मांगों को सरकार के लिए पूरा कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह की फिस्कल पोजीशन है सरकार की और जो डिमांड्स हैं वो लगता है मुझे ऐसा कि सरकार का जो बजट है उसके बाहर चली जाएंगी और इनमें से बहुत सारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सरकार एक कंजर्वेटिव आइडिया के साथ चीज़ों को करेगी। जितनी चीज़ें वैलिड लगती हैं सरकार को उतनी सरकार चीज़ें कर सकती है। और अगर सरकार यहाँ कोई बहुत बड़े बोनांजा देती है विशाल, तो आप समझिए कि समाज का जो दूसरे तबके हैं उनके लिए भी उनमें असंतोष, क्या उनकी तरफ से भी डिमांड्स आएंगी। अब अभी 5 तारीख को ही जंतर मंतर पे हुआ जो ईपीएस के लिए सरकार ने जवाब दिया है कि साहब 85 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को वो अपने पैसे से पेंशन दे रही है जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। ईपीएस 95 के तहत 15,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार कर चुकी है इनको मिनिमम पेंशन देने में, और जबकि 1,000 रुपये पेंशन दे रही है। तो जैसे ही आप सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा बोनांजा देते हैं, आप ये मानकर चलिए कि फिर वो उसके रिपल इफेक्ट या इम्प्लीकेशंस फिर वो पूरे सोसाइटी में यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। सर, जंतर मंतर से कई आवाज़ें ये भी उठते हुए देखी कि तमाम जितने भी जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि बताइए, आपसे भी किसी पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि आज के समय में क्या 1,000 रुपये में घर चलाना कितना असंभव है, ये आप खुद ही तय कीजिए। उसको भी सरकार जो है 7,500 रुपये, 9,000 रुपये नहीं कर रही है। हालांकि उसके पीछे का तर्क प्रवीण सर ने समझाया कि सरकार बार बार कह रही है कि एक्चुअल डेफिसिट सरकार के पास जो है, सरकार ऑलरेडी कह रही है कि हम उसमें अपना योगदान कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल हम लोग जो है बजट में पैसा निकाल रहे हैं, उसके अधिक हम करने की अभी कोई प्लानिंग, लेकिन देखना होगा कि उन लोगों का भी क्या होगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी के किचन का बजट जो है थोड़ा बिगड़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियां सितंबर तिमाही में अपने सामानों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। चाय बिस्किट से लेकर साबुन और तेल तक डेली यूज के सामानों की कीमतें जो है एक बार फिर ऊपर जाने वाली हैं। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही है प्रवीण सर कि कंपनियां इस बार सीधे दाम बढ़ाने के बजाय दूसरा ऑप्शन जो है वो चुन सकती है, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहा जा सकता है। प्रवीण सर, आप समझने की कोशिश करेंगे कि श्रिंकफ्लेशन क्या होता है और ये क्या फिर से मांग बढ़ेगी, जबकि हाल फिलहाल में हम आपके साथ ही खबर किए थे कि 1 महीने पहले ही जो है कीमतों में 3 से 5% का इजाफा किया था, उसके बाद तुरंत फिर इजाफा। इसके पीछे के कारण क्या है? नहीं, देखिए, श्रिंकफ्लेशन जिसकी बात आप कर रहे हैं ये पहले भी किया गया। कंपनियों के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सीधे कीमत बढ़ाएं या फिर जो कीमत है उसको वही रखें, मेंटेन रखें, और आपका जो पैकेट का साइज़ है उसको कम करें या ग्रामेज को कम कर दें, वेट को कम कर दें। तो ये 2 ऑप्शन है जिसको एफएमसीजी कंपनियां और तमाम जो दूसरी कंपनियां हैं वो इसको करने की कोशिश करती हैं जी। अब जो नई जो लहर आ रही है विशाल महंगाई की, वो सीधे तौर पर आम आदमी के घर का रोज़मर्रा का के सामानों का जो बजट है उस पर पिंच करने वाली है। बहुत सारे आइटम पिछले अगर आप 6-7 महीने को देखेंगे ऑलरेडी महंगे हुए हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि कीमतों में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ था। अब इस बार फिर से एक नए दौर की जो महंगाई है वो आती हुई दिखाई दे रही है। आपका इनपुट कॉस्ट की महंगाई हो, चाहे आपका जो पाम ऑयल है उससे लेकर दूसरे जो कुछ कारण है सर, मैं एक एक करके बताता हूं। सबकी कीमतों का बढ़ना जो है एक बड़ी वजह बता रहे हैं जी। तो कंपनियों की लागत बढ़ने के पीछे के कई कारण हैं प्रवीण सर। कहा जा रहा है कि पाम ऑयल जो आप बता रहे हैं महंगा होने से बिस्किट, साबुन और दूसरे प्रोडक्ट्स की जो लागत है, यानी जो कॉस्ट है बनाने की, वो बढ़ रही। चीनी की कीमतों में भी जो है उतार चढ़ाव का असर जो है खाने पीने के सामान पर पड़ रहा है प्रवीण सर। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से जो है पैकेजिंग, केमिकल और ट्रांसपोर्टेशन वो महंगा हो रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं उसके कारण जो है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भी जो है
अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, उससे कंपनियों का कहना है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन पर जो है वो दबाव बढ़ रहा है, इसलिए हम ये चीज़ जो है आप पर पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन सर अब इनकी हकीकत समझ लेते हैं। क्रूड ऑयल की अगर अभी मैं देख रहा था मैं ये असलियत, तो WTI क्रूड जो है 82 के आसपास है, $82 प्रति बैरल के आसपास है। WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड तमाम जो है 80 to 90 के आसपास है। उतनी कीमतों में तो बढ़ोतरी नहीं हुई कि जब वो कंफर्टेबल जोन $60 या $70 के आसपास था, 10 के आसपास की बढ़ोतरी। उसका इम्पैक्ट ये कि पिछले महीने 5 से 10% बढ़ाना, फिर 5 से 10% बढ़ाने की बात होना। हाँ देखिए, कुछ हद तक चीज़ें ये कही जा सकती हैं कि जिस लेवल पे प्राइस अगर आप देखेंगे कच्चे माल की जो कीमत अगर आप कहें तो उस तरह का इजाफा बल्क में संभवतः नहीं हुआ है, लेकिन कंपनियों को लगता है कि उनको यहाँ से कीमतों में एक इजाफा करना पड़ेगा। एक वजह आप ये भी मान सकते हो कि जिस तरह से डिमांड अभी दिखाई दे रही विशाल पिछले कुछ महीनों में, और अगर हम बिल्कुल रिसेंटली देखें तो जुलाई के महीने तक आप चाहे ईवे बिल का नंबर देख लीजिए, जुलाई का ईवे बिल का जो नंबर है जिसके जरिए ये पता चलता है कि कितना सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है देश की सड़कों पर, वो ये बताता है कि ये आपका जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था 140 मिलियन के लगभग का ईवे बिल जनरेशन का, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर है 139 मिलियन का नंबर है, 13 मतलब तकरीबन 14 करोड़ ईवे बिल के जारी होने का एक महीने का। जीएसटी का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो भी नंबर अच्छा बताता है। तो अब कंपनियों को ये लग रहा है कि डिमांड मार्केट में सस्टेन कर रही है। ओके। और ऐसे में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कुछ कीमतों में हल्का सा 3 से 5% का एक बढ़ोतरी अगर करेंगे तो वो मार्केट में खप जाएगी। कुछ इनपुट कॉस्ट का असर है, कुछ कंपनियां एक ट्रिक भी अपना रही हैं कि चूंकि डिमांड सस्टेन कर रही है और अब चीज़ें सुधर भी रही हैं, तो यहाँ से जो कुछ मार्जिन में मान लीजिए फरवरी के बाद जो स्क्वीज हुए होंगे वहाँ मार्जिन्स को अब हम रिकवर भी कर सकते हैं। ओके प्रवीण सर, जब भी हम लोगों ने जो है प्राइस इन्फ्लेशन को लेकर जब भी स्टोरी की है तो उसमें एक एंगल लिया है, अल नीनो वाला इफेक्ट आया है। इसके अलावा कमज़ोर जो है मानसून की बात कर रहे थे हम लोग, अनइवन रेन की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज वाली बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। आप बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे अल नीनो आ रहा है और कैसे हमारे सदर्न स्टेट्स, और इसके लिए प्लानिंग भी की जा रही थी। देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री, उन्होंने भी कहा कि तमाम स्टेट्स के साथ हम लोग जो है बैठक कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार होगी, और जो है हम लोग SOPs बनाने की बात कर रहे थे। उसका क्या ताज़ा अपडेट है? अल नीनो का ताज़ा अपडेट बताइएगा, मानसून को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बुआई को लेकर, रोपिंग को लेकर, तमाम चीज़ बताइए। नहीं देखिए, 7 अगस्त तक के डेटा जो है वो आए हैं, जारी हुए हैं आपके बुआई के जो सोइंग के हैं खरीफ सीजन के, और डेटा बताता है कि तकरीबन अब 2% का गैप रह गया है पिछले साल के मुकाबले बुआई का। देश के 88% जो रकबा ऐसा है जहां बुआई होती है पिछले साल को अगर आप देखें तो 88% हिस्से पर बुआई हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त की जो बारिश है उसने जून और जुलाई के जो डेफिसिट था विशाल, उसकी भरपाई की है लार्जली। और जो बुआई का जो एक क्राइसिस हमको दिखाई दे रही थी कि कहीं बहुत लंबा चौड़ा गैप ना आए और उसके बाद फिर आपका जो उपज है या उत्पादन है, पैदावार है, वहाँ हमें कमी दिखाई दे, मुझे लग रहा है कि वहाँ चीज़ें एक सरकार को, रिजर्व बैंक को और किसानों और आम आदमी, इन सबको एक राहत इस सेंस में मिली है कि यहाँ बुआई का में जो कमी है वो तकरीबन पटती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त का महीना एक अच्छा गया है। और यहाँ से फिर ये बात निकलती है कि क्या जो महंगाई को लेके जो नंबर है, और देखिए रिजर्व बैंक ने भी अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी की तो उसको थोड़ा घटाया, 5.3% का जो पिछला नंबर था उसको इस साल पूरे साल के लिए महंगाई के नंबर को 5% पे रखा था FY 26-27 के लिए। तो मुझे लग रहा है कि महंगाई एक चैलेंज है अभी। 5% का लेवल भी RBI के 4% के लेवल से ऊपर है, लेकिन चीज़ों को संभाला जा सकता है, संभाले जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अल नीनो फिलहाल जो है उस तरह का व्यापक, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, जिस तरह की वॉर फुटिंग पे सरकार ने तैयारियां की, संभवतः अगस्त ने उन तमाम जो चीज़ों को थोड़ी सी राहत विशाल जरूर दी है, उन चिंताओं को दूर किया है। सर एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि कंपनियों के लिए भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कीमतें बढ़ेंगी। मान लीजिए जैसे पिछले बार भी 1 महीना पहले उन्होंने कीमत बढ़ाई, अब भी प्लान कर रहे हैं बढ़ाने का, तो इससे 2-3 सवाल ये उठते हैं। मान लीजिए कीमत बढ़ी तो ग्राहक ही घट गए,
ग्राहक ने जो है सामान ही कम खरीदना शुरू कर दिया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बिक्री जो है, सेल्स के जो नंबर जिस पर आप जो है बड़ा दम भरते हैं, वो घट गई तो क्या होगा। इसके अलावा इस दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट कंपनी के ग्रोथ पर, नंबर्स पर, रेवेन्यूज़ पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? नहीं, कंपनी के देखिए, अगर डिमांड कम हुई और पर्टिकुलरली अगर रूरल इंडिया में अगर डिमांड विशाल कम हुई तो ज़्यादा बड़ा असर दिखाई दे सकता है कंपनियों के पूरे के पूरे आप समझिए मार्जिन पर और अर्निंग्स पर। लेकिन अभी तक की चीज़ें ठीक ठाक नज़र आ रही, इतना बड़ा असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले वक्त में अगर पूरा जो पूरी चीज़ें हैं विशाल, अब वो इस बात पे नज़र रहेगी कि बुआई का और मॉनसून का आगे क्या रहता है, 30 सितंबर तक का क्या पैटर्न रहता है, पैदावार कैसी रहती है और फेस्टिव सीजन दरअसल कैसा रहता है। अगर ठीक पैदावार हुई और फेस्टिव सीजन ठीक गया तो कंपनियां पूरे साल की भरपाई दरअसल अकेले फेस्टिव सीजन में ही कर लेती हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। कितना देती है भारतीय कार बाजार का ये सबसे पुराना सवाल है, अब शायद जो है पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब कार खरीदने वाला कस्टमर जो है सिर्फ माइलेज और ईएमआई नहीं देख रहा, वो कैलकुलेटर लेकर बैठ रहा है और हिसाब लगा रहा है कि गाड़ी खरीदने के बाद अगले 5 से 7 साल तक उसकी जेब पर असली बोझ कितना पड़ेगा। पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी, कौन सी कार जो है खरीदना ज़्यादा समझदारी वाला कदम है, मेंटेनेंस कितना होगा, इंश्योरेंस कितना पड़ेगा, रीसेल में इसकी जो है कीमत कितनी मिलेगी और आखिर पूरी कार की ओनरशिप कॉस्ट कितनी बैठेगी। ग्राहकों की इसी बदलती सोच को भांपते हुए मारुति सुजुकी ने एसयूवी सेगमेंट में बड़ा दांव चल दिया। खबरें ये भी आ रही है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की जो स्ट्रैटेजी सिर्फ नई कारें लाने की नहीं है, बल्कि भारतीय कस्टमर्स की बदलती पसंद पर कब्जा करने की है। तो क्या भारत में कार खरीदने का जो पूरा गणित है, जो पूरा कैलकुलेशन है, वो बदल चुका है या बदलने वाला है? और मारुति सुजुकी की एसयूवी वाली रणनीति क्यों मचा सकती है ऑटो मार्केट में हलचल? प्रवीण सर का रुख करेंगे। ओवर टू यू सर। सर, कई बार हम लोगों ने एड्स देखा था, कितना देती है, कितना माइलेज देती है, इससे कहानी की शुरुआत होती थी, लोग देखते भी थे। ऑल्टो 800 जैसी गाड़ियों का जो है बम्पर जो है वो प्रचार प्रसार इसलिए किया गया कि कहा जाता था कि तो बहुत अच्छा माइलेज देती है, 1 लीटर पेट्रोल भराइए इतना किलोमीटर चलेगी। क्या वो दौर अब खत्म हो गया क्या? देखिए विशाल, कार मार्केट में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है वो पिछले अगर आप कुछ 1-2 सालों को देखेंगे तो वहाँ से बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बड़ा फैक्टर उसमें सरकार की पॉलिसीज़ का है। जिस तरह की पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं लगातार जी, उसने लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो अपनी कार खरीदारी की पूरी स्ट्रेटजी को देखें। दूसरा बड़ा फैक्टर है, जिस तरह से पिछले अगर आप कुछ सालों को देखेंगे, 5-7 साल में देखेंगे, जिस तरह से हर साल 15-20 नए मॉडल लॉन्च हुए हैं गाड़ियों के, लोगों को उससे भी लोगों की जो कार खरीदने की जो प्रेफरेंस है, तरजीह है या पैटर्न है, उसमें बदलाव आया है। और अब लोग केवल और केवल नई कार खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए उसकी बजाय बेहतर डील को तलाशने में ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस दिखाई देती है कि बेहतर डील कहाँ मिल रही है। इसमें न सिर्फ नई कारों का मामला शामिल है बल्कि पुरानी गाड़ियों का मामला भी शामिल है। और पुरानी कारों का बाजार, बल्कि अगर आप देखेंगे तो नई गाड़ियों के बाजार से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मारुति उसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही है कि भारत का बाजार सेडान, हैचबैक इससे निकलकर एक एक्सपीरियंस वाले मार्केट में और एसयूवी वाले मार्केट में तब्दील हो रहा है। और इसीलिए अभी देखिए बिल्कुल हाल में ब्रेजा का फेसलिफ्ट मारुति ने लॉन्च किया जी, बहुत कम कीमत पे सर, बहुत कम कीमत पे लॉन्च किया। और मार्केट में नेक्सन हो या वेन्यू हो, इस तरह की तमाम जो एसयूवीज हैं एंट्री लेवल की, उन सबको टक्कर दी। अब मारुति आगे के दौर में बड़े पैमाने पर एसयूवीज पर दांव लगाना चाहती है। जो मारुति कभी हैचबैक का कोर जिसका था या फोर्टे था, वो अब वहाँ से निकलकर एसयूवी जो कि टाटा और महिंद्रा इन जैसी कंपनियों की वो का एक गढ़ था, वहाँ पर सेंधमारी विशाल तो हैचबैक मीन स्विफ्ट जो ऐसे जो हैचबैक बलिनो टाइप है, हाँ, बिल्कुल उस पर पहले सेगमेंट। लेकिन सर एक और सवाल ये आ रहा है कि कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कस्टमर्स में भी जो है एक अंतर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रामीण जो ग्राहक है वो अभी भी गाड़ी की शुरुआती कीमत को जो है बड़ा महत्व देता है, जबकि शहरी हैं वो अब देख रहे हैं कि ईवी का क्या खर्च होगा, बिजली का बिल कितना पड़ेगा, पेट्रोल कितना पड़ेगा। इस मामले को कैसे समझा जाए, क्योंकि रूरल मार्केट को भी जो है कंपनियां जो है ऑटो मेकर्स जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है सेंध मारी करने की कोशिश करती है कि वहाँ क्योंकि लोग ज़्यादा हैं,
अगर आप जैसा कह रहे हैं कि खरीफ की जो है अब जो है रबी की जो बुआई है वो अगर बेहतर होगी, फेस्टिव सीजन के दौरान अगर अच्छा इनको फसलों के कटने के बाद अच्छा पैसा मिल जाएगा तो ये लोग भी ट्रैक्टर खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले कारों के खरीदने का जो तौर तरीका था उसमें एक तो ओनरशिप स्टेटस हुआ करता था कि साहब मुझे एक गाड़ी खरीदनी ताकि दुनिया समाज देख ले कि मेरे जलवा पास कार है। तो अब वो कार कैसी हो? बोले उसमें बस 4 पहियों, एक इंजन और लाइटें लगी हो कि साहब मेरे पास एक गाड़ी है। उसके आगे की लोग सोचते नहीं थे, क्योंकि एक गाड़ी खरीदना या कार खरीदना अपने आप में एक संघर्ष प्रिविलेज था। तो एक स्टेटस सिंबल था, और उसके साथ उसमें ये देखते थे कि साहब गाड़ी तो ले ली, इसको चलाना भी है, तो ये देती कितना है, माइलेज कितना देती है। अब दरअसल भारत इस सोच से बहुत आगे निकल गया है। आप कह रहे हैं कि प्राइस सेंसिटिव से आप आगे ऊपर बढ़ गया। अब लोगों को न सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, गाड़ी में फीचर चाहिए, वैल्यू कितनी है, वैल्यू फॉर मनी कितना है, बल्कि लोग अब देख रहे हैं कि 4-5 साल का अगर आप पीरियड अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप जिस गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस इतने बड़े हैं, न सिर्फ हाइब्रिड आ गया है, सीएनजी आ गया है, प्योर पेट्रोल है, आपका डीजल है, और फिर आपका ईवीज है। इन गाड़ियों में किस गाड़ी को चलाना, मेरी रनिंग इतनी है, मेरी ज़रूरत इस तरह की है, मेरा ट्रैवल जो है उसमें कितना आपको ट्रैफिक मिलता है, तो ऑटोमेटिक लेनी है या नॉन ऑटोमेटिक लेनी है। लोग अब तमाम फैक्टर को देखते हैं, कॉस्ट आपकी कितनी बैठेगी मेंटेनेंस की, और 4 और 5 साल के भीतर आपका कुल खर्च कितना है। आदमी इस तमाम जो फैक्टर्स को जोड़कर उसके बाद गणित लगाता है कि अब साहब मुझे गाड़ी ये वाली लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो लोग उसमें तमाम अब चीज़ों को देखने लगे, बल्कि नई और पुरानी गाड़ियों का भी कंपैरिजन करने लगे हैं। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए में कोई एक एंट्री लेवल की एसयूवी खरीदता हूँ, लेकिन आपको 10 ही लाख रुपए में आपको एक ज़्यादा बेहतर फीचर वाली ज़्यादा बड़ी एसयूवी मिल जा रही है। तो लोग सोचते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक समाज का जो वो था कि अरे साहब आपने पुरानी गाड़ी खरीद ली, ये जो टैबू थे या ये जो ब्लॉकेज थे, ये सब अब खत्म हुए मिसाल। चलिए सर, मारुति सुजुकी के आप बड़े प्लान्स को भी जो है आपसे समझने की कोशिश करते हैं, उसको भी डिकोड कर दिए सर। कहा जा रहा है कि 5 से 6 साल में 7 नई एसयूवीज़ को जो है मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली। मतलब पूरा जो मार्केट जो आप समझा रहे थे, टाटा का, महिंद्रा का, तमाम बड़े जो एसयूवी में फ्लेवर थे, उनका खेल खत्म कर देगी मारुति सुजुकी। नहीं, देखिए अभी 40% का मारुति का मार्केट शेयर है, पूरे ऑटो बाजार में 50% से ऊपर था मारुति का मार्केट शेयर, और मारुति को एक बड़ी टक्कर मिल रही है टाटा, महिंद्रा, किया, एमजी, इस तरह की कार कंपनियों से, जिनके पास न सिर्फ हाइब्रिड कारें हैं बल्कि ईवी का पोर्टफोलियो। अगर आप टाटा को देख लीजिए, महिंद्रा को देख लीजिए, जिस तरह के ईवी के पोर्टफोलियो अगर इन दोनों कंपनियों को सिर्फ आप देख लीजिए, उनके पास है। मारुति वहाँ कहीं खड़ी दिखाई नहीं देती। केवल एक ईवी मारुति की विटारा की जो ईवी है वो बस आपकी मारुति की है मौजूद, उसके अलावा मारुति हाइब्रिड कारों में मौजूद है। तो मारुति की कोशिश ये है कि इस मार्केट में आपको सेंधमारी करनी है। इस मार्केट में आपको जो लार्जली एसयूवी ओरिएंटेड मार्केट हो गया है, अब मारुति धीरे धीरे हैचबैक से पल्ला छुड़ा रही है। एंट्री लेवल जो कारें हैं 3, 4, 5 लाख की कीमत वाली, उनको संभवतः छोड़कर ज़्यादा एक प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर रही है विचार। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बायोगैस पर भी कंपनी का फोकस है। व्हीकल और प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी जो है कहा जा रहा है कि दूसरे फ्यूल्स में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी के बोर्ड ने जो है पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज़ में 561 करोड़ रुपए की लागत से जो है 4 बायोगैस प्लांट सेटअप करने को मंजूरी भी दे दी है। सर, इस पर भी कुछ ऐड करना चाहिए। जैसे हाल फिलहाल में जो एक खबर आई थी कि जिस तरह से जो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो मामला भी देखने को मिल रहा है, अभी E20 पेट्रोल मिल रहा है, उसी तरह CNG में भी जो है किसी चीज़ को मिलाकर जो है बेचने की बात कही जा रही है। क्या उसी को देखते हुए ये फॉलोअप स्टोरी है, उसी को लेकर प्लानिंग है? नहीं, मारुति देखिए आपका E85 वाली पहली गाड़ी लेकर आई, वैगनार लेकर आई, और मारुति हमेशा से ये मानकर चलती कि या तो फ्लैक्स फ्यूल या फिर आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ वो ज़्यादा बेहतर प्रोपोजिशन देती हैं बजाय के आपकी प्योर ईवी को। मारुति लंबे समय तक इस बात को रजिस्ट करती रही कि साहब ईवी गाड़ियों का कोई फ्यूचर है, और इसीलिए इस कड़ी में जहां टाटा का और महिंद्रा का लंबा चौड़ा मार्केट शेयर है, अगर आप ईवी गाड़ियों को देखेंगे जिनकी सेल्स आपकी डबल हुई, अगर आप नंबर को देखेंगे तो जुलाई में जो सेल्स है ईवी गाड़ियों की मंथ ऑन मंथ डबल हो गई। क्योंकि न सिर्फ E20 पेट्रोल को लेके कंसर्न, बल्कि ऑयल के इंपोर्ट को लेके भी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। सरकार ने कह दिया कि साहब तेल कम
खर्च करूं। तो Austerity मारुति अब उसमें एक तो ईवी में बढ़ी, लेकिन वो अभी भी इस चीज को लेकर थोड़ी सी रिजिड है कि फ्लैक्स फ्यूल लेकर आए जाए, हाइब्रिड लेकर आए जाए, और ईवी पर दांव अभी भी मारुति का उतना भारी दिखाई नहीं देता विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नाइट।